स्वभाषा प्रेम, स्वदेश प्रेम और स्वावलंबन ऐसे गुण हैं जो हम सब में होने चाहिए। विद्वानों का मानना है कि विचारों का परिपक्व होना भी उसी समय संभव होता है जब शिक्षा का माध्यम प्रकृति सिद्ध मातृभाषा हो, और हमारी मातृभाषा हिंदी है। इसीलिए इसे अपनाएं और इसका सम्मान करें। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का आज गांधीनगर में करेंगे उद्घाटन। गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ करेंगे चर्चा। वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत, साथ में किया रोड शो। भारत और यूएई के बीच हुए कई अहम समझौते। लोकसभा सचिवालय की 95वीं वर्षगांठ आज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सदन में नियोजित व्यवधान लोकतंत्र के लिए उचित नहीं। बोले, विपक्ष अपनी असहमति व्यवधान से नहीं बल्कि चर्चा करते हुए तर्कों के साथ व्यक्त करे। मध्य प्रदेश विधानमंडल के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर जोर। द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के लिए समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। सुप्रभात में बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गांधीनगर के महात्मा मंदिर में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीईओ मौजूद रहेंगे। इसका विषय है गेटवे टू द फ्यूचर। शिखर सम्मेलन का ये 10वां संस्करण सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों का उत्सव मनाएगा। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर करीब 1:50 पर चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। शाम को 4:25 पर समिट में आए राष्ट्राध्यक्ष साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को लगभग 5:15 बजे वे ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में शामिल होने के लिए मंगलवार को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक रोड शो किया। अहमदाबाद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यूएई के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। गुजरात के कलाकारों ने अपने नृत्य और संगीत से उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान उन्होंने रोड शो किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर से 3 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया गया था। सड़क के किनारे लोगों की भीड़ हाथों में झंडे लेकर दोनों नेताओं का स्वागत करते हुए नजर आई। दोनों नेताओं के स्वागत में नारे भी लगाए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 से एक दिन पहले यानी कल गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे। ये ट्रेड शो विभिन्न कंपनियों के नवाचार और गुजरात में निवेश क्षमता को प्रदर्शित करता है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक ट्रेड शो है। 5 दिन के सम्मेलन में कुल 100 अतिथि देश और 33 देश भागीदार के रूप में शामिल हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, जर्मनी और नॉर्वे सहित 20 देशों के 1000 से ज्यादा अनुसंधान क्षेत्र के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। ट्रेड शो के कुछ फोकस सेक्टर ई मोबिलिटी, स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। सभी हॉल मेक इन गुजरात और आत्मनिर्भर भारत सहित विभिन्न विषयों को समर्पित हैं। इसमें करीब 450 एमएसएमई इकाइयां भी शिरकत कर रही हैं। ट्रेड शो में इलेक्ट्रिक वाहन, हरित हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक उत्पाद और सेवाओं की झलक देखने को मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में मंगलवार को बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों में अनुशासन और मर्यादा में लगातार गिरावट पर चिंता व्यक्त की। गंभीर बहस के मंच के रूप में विधायिका के महत्व को रेखांकित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन के पटल पर कुछ हद तक असहमति और शोर और हंगामा होना स्वाभाविक है, लेकिन अक्सर तीखी बहस से सदन में अव्यवस्था और अराजकता पैदा हो जाती है, जिससे सदन में अराजकता फैल जाती है। इससे समय और संसाधनों की हानि होती है और लोगों के बीच विधायिका की विश्वसनीयता कम हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधायकों से कहा कि हमारे अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से जनता को मिलना चाहिए। विधायक के रूप में जनता की आशाओं और अपेक्षाओं को पूरा करते हुए प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पूछते समय विषय का गहन अध्ययन करें, प्रश्न संक्षिप्त में पूछें, कानून निर्माण के दौरान विस्तृत चर्चा हो। नीतियों की सकारात्मक आलोचना कर सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए भी लोकसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया। ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको जब मिले, जिस समय मिले, प्राप्त करते रहना चाहिए। और विशेष रूप से लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं में परिदृश्य परिवर्तन होता रहता है। राजनीतिक परिदृश्य चेंज होता है, सामाजिक परिदृश्य चेंज होता है, आर्थिक परिदृश्य भी चेंज होता है। इसलिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जितना अनुभव जनता से प्राप्त करें, उनसे सीख से प्राप्त करें, उस अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से राज्य की जनता को मिले। क्योंकि मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मध्य प्रदेश की धरती से जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, भारत के संविधान के शिल्पकार हैं, और आज भी ये संविधान हमारा मार्गदर्शन, एक जीवंत दस्तावेज है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद,
संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी सहित अनेक सपूत देने वाली महान धरा मध्य प्रदेश की विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों से संवाद का अवसर मेरे लिए गौरव का विषय है। स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, रानी झांसी की रानी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, राष्ट्रपति के रूप में स्वर्गीय शंकर दयाल शर्मा जी हो, और जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर इस लोकतांत्रिक को एक दिशा दी, लोकतंत्र को एक दिशा दी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इसी धरती से आते हैं। तो ये धरती की एक बड़ी महिमा है और मुझे खुशी है यहाँ के मुख्यमंत्रियों ने, यहाँ के विधानसभा अध्यक्षों ने का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपराएं रही है, और आप सबको सौभाग्य मिला है कि आप इस गौरवशाली विधानसभा के सदस्य हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय लंदन के दौरे पर हैं। लंदन में ब्रिटेन की रक्षा मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और दोनों देशों की रक्षा संबंधों की व्यापक समीक्षा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि बैठक में रक्षा सहयोग, सुरक्षा और रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने से जुड़े व्यापक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। परस्पर अंतर्राष्ट्रीय कैडेट संपर्क कार्यक्रम प्रणाली से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और ब्रिटेन की रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के बीच अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग से जुड़े समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए। इन समझौता ज्ञापनों से दोनों देशों के लोगों, विशेषकर युवाओं के बीच संपर्क और रक्षा अनुसंधान सहयोग को मजबूती मिलेगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। उन्होंने लंदन के टेविस्टॉक में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब बात उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम की। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को 22 जनवरी को स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करने का निर्देश दिया है। इस दिन राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस आदेश के अनुसार 22 जनवरी को सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही शराब की दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी। 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगी। समारोह में दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 70 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त मात्र 84 सेकंड का है, जो 12:29:08 से 12:30:32 तक रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय के दल पर हमले के सिलसिले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के निवास पर छापेमारी के दौरान भीड़ ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमला किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर इस घोटाले में जांच शुरू की है। इसमें कई निजी व्यक्तियों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS राशन के अनधिकृत कब्जे और धान की फर्जी खरीद में शामिल होने का आरोप है।
भारत में असॉल्ट राइफल की कमी को पूरा करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम को तैयार किया है। इस राइफल को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सोमवार को 7.62 गुना 51 मिलीमीटर कैलिबर की एक अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की। प्राइवेट कंपनी के साथ हाथ मिलाकर DRDO ने इस राइफल को डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। राइफल की रेंज 500 मीटर है। राइफल को 100 दिनों के भीतर निर्मित किया गया है। इस राइफल में 20 राउंड मैगजीन लोड किया जा सकता है और ये सिंगल और फुल ऑटो दोनों मोड में फायर कर सकती है। इसका वजन 4 किलोग्राम से कम है। इस राइफल को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस इकाइयों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया गया है। सोमवार को पुणे में DRDO के आर्मामेंट और कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम के महानिदेशक डॉक्टर शैलेंद्र V. गाडे ने इस राइफल का अनावरण किया। आज लोकसभा सचिवालय की 95वीं वर्षगांठ है। इस अवसर पर संविधान सदन के बाहरी मार्ग और GMC बालयोगी सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बाल भवन में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कला उत्सव सीखने और शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के साथ साथ स्कूली छात्रों की प्रतिभा और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए मंत्रालय की एक पहल है। 3 दिन के कला उत्सव में शास्त्रीय और पारंपरिक लोक गायन संगीत, वाद्य संगीत, शास्त्रीय और लोक नृत्य, दृश्य कला, स्वदेशी खिलौने, खेल और अभिनय सहित 10 कला रूपों में प्रदर्शन होंगे। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 700 छात्र इन सभी शैलियों में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। सुप्रभात में अब बात करते हैं खेल जगत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, गोल्फर दीक्षा डागर, कबड्डी खिलाड़ी पवन कुमार और ऋतु नेगी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और पी सुशीला चानू, खो-खो खिलाड़ी नसरीन, लॉन बॉल्स खिलाड़ी पिंकी, निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह और ईशा सिंह, स्क्वैश खिलाड़ी हरिंदर पाल सिंह संधू, टेबल टेनिस खिलाड़ी आहिका मुखर्जी, पहलवान सुनील कुमार और वुशु खिलाड़ी एन रोशिबिना देवी, दृष्टिहीन क्रिकेटर इल्लूरी अजय कुमार रेड्डी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी और पैरा केनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव को भी अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के प्रशिक्षक RB रमेश, पैरा एथलेटिक्स प्रशिक्षक महावीर प्रसाद सैनी, हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह समेत कई और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए। बैडमिंटन के लिए मंजुषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी में कविता सिल्वाराज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए। समारोह में बेंगलुरु के जैन सम विश्वविद्यालय और ओडिशा खनन निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर साहसिक पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई और नवी मुंबई वासियों को नए साल की बड़ी सौगात देने वाले हैं। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाली न्हासा शेवा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड अटल सेतु का पहला चरण बनकर तैयार है। आने वाली 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अटल सेतु का
उद्घाटन करेंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं इस सेतु की कुछ विशेषताएं। अटल सेतु के बाद अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 10 जनवरी साल 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए। दरअसल इस समझौते से पूर्व अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने अपने 33,000 फौजियों को कश्मीरी लिबास में घाटी में प्रवेश करवा दिया था। पाकिस्तान ने कश्मीर जीतने के अपने नाकाम इरादों को ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया। इस युद्ध में भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान के लगभग 1920 किलोमीटर हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें सियालकोट, लाहौर और कश्मीर क्षेत्र शामिल थे। सितंबर 1965 को रात्रि 3 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के समापन की घोषणा की गई। आज ही के दिन हुए इस ऐतिहासिक ताशकंद समझौते के साथ ही भारत ने बड़े और उदार दिल का परिचय देते हुए पाकिस्तान के जीते हुए सारे इलाके उसे वापस कर दिए। 10 जनवरी साल 1920 को राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थापित किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संसार में शांति स्थापित करने के लिए जितने भी प्रयास किए गए, उनमें सबसे प्रमुख राष्ट्र संघ का गठन था। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व में हथियारों को कम करना, युद्ध के कारणों को समाप्त करना और विश्व में शांति बनाए रखना था। बाद में साल 1945 में राष्ट्र संघ के ढांचे और उद्देश्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया। 10 जनवरी साल 2006 को भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा हुई। हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस के बीच एक मुख्य अंतर है। 14 सितंबर साल 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। तभी से इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी साल 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया। तभी से आज ही के दिन दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। विश्व में जिन देशों में भारत के दूतावास हैं, वहां विशेष रूप से इस दिन को मनाया जाता है। दिल्ली में 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग द रिट्रीट की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं तैयारियों के दौरान इंडियन एयरफोर्स की खास प्रस्तुति के साथ। आप बनी रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज
सुन्नति दे